अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट हामिद। हमारी गेस्ट मैम सादिया इमरान के साथ हमारा ये इंटरव्यू का पार्ट 2 है। मैम सादिया का मैं इंट्रोडक्शन करवाता चाहूँ। द वेमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की मैम सादिया एक टीचर भी हैं, एक ट्रेनर भी हैं और इंक्लूजन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। इस चीज़ को करिकुलम में किस तरह से ऐड करना चाहिए और हम अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में किस तरह से बेहतर गाइड कर सकते हैं, इस मौजू पर मैम सादिया इमरान एक अच्छी खासी रिसर्च रखती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज हम जानेंगे मैम के ख्यालात के बारे में। अपनी इस कन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की कि इंक्लूजन के क्या मानी हैं, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इन्हीं कन्वर्सेशन के पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। सो वेलकम अगेन मैम सादिया टू। जी मैम, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी लैग हो गई थी। थैंक यू वेरी मच हामिद फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन दिस डायनामिक प्लेटफॉर्म। एंड इंशाल्लाह हमारा लैंग्वेज हाउस का भी यही मिशन है कि जितना भी आपने सीखा है लाइफ में, जो भी आपने लर्न किया है, वो जहाँ तक पहुँचे मेरी आवाज़, या जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ कम्युनिटी सर्विस में, तो हम यही बिलीव करते हैं और हम इस पे एम्फसाइज करते हैं कि हमें कम्युनिटी सर्विस करनी चाहिए। और जो भी कॉन्सेप्ट्स या जिन चीज़ों पे हमने अबूर हासिल किया है थ्रू इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, हम वो पास ऑन करें टू द फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो लोग इन एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरे, जिनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो लर्निंग मेथडोलॉजीज को इस तरह प्रैक्टिस कर सकें अंडर प्रिविलेज इलाकों में, या बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन उनके पास एक्सपोजर नहीं है, तो शायद वो हमारे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और अपनी लाइफ में और जो आसपास लोग हैं उनकी लाइफ में डिफरेंस मेक कर सकें। बिकॉज इंक्लूजन जो है वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जिसपे हमने पहले भी काफ़ी बात की है लास्ट प्रोग्राम में, और ये उसका सेकंड सेशन है। और इसमें हम जो है वो इंक्लूजन को थोड़ा सा और एक्चुअली दिस इज द होल फिलॉसफी, द होल पैराडाइम चेंज। इसके लिए इंक्लूजन में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एज एन एजुकेशनिस्ट या एज अ सिटीजन या एज अ पेरेंट या एज अ ह्यूमन बीइंग कि इंक्लूजन है क्या और ये क्यों जरूरी है। और अभी तो आप इसको माशरे के हर एक जगह पर, हर एक लेवल पे आप इसको देख सकते हैं कि इंक्लूजन का बहुत ज्यादा रोल है। बिकॉज वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल इन आवर लाइफ। हम जब जिंदगी में किसी भी मकाम पे जाते हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आपको वन वे दी अदर हमें इंक्लूजन को फेस करना पड़ता है। और इसमें हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट टाइम, डाइवर्सिटी। वो भी बहुत ज्यादा डायनामिक टॉपिक था जिसपे हमने बात की थी। तो लाइफ में हमें इंक्लूजन और डाइवर्सिटी, इनकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और बहुत अच्छा टॉपिक आपने मैं आपको दाद देती हूँ कि आपने इतना इतना सेंसिटिव टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है फॉर दिस सेशन। तो हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इंक्लूजन पे ये बात करूंगी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो थोड़ा सा जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए ये बता दूं कि इंक्लूजन क्या है। इंक्लूजन जो है वो मेन स्ट्रीम, जो एक हम नॉर्मल एक एजुकेशन क्लासेस लेते हैं, एक मेन स्ट्रीम में हम पढ़ते हैं, उसमें हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी इंक्लूसिव कर दें, उनको भी हम अपने साथ ले दें, ताकि हम डिफरेंसेस को कम कर सकें। और अभी जो है बहुत ज्यादा रिसर्चेज हो गई हैं इस चीज के ऊपर कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है या स्पेशल नीड एडल्ट्स हैं, इवन व्हेन दे लर्न इन एन एनवायरनमेंट जो कि एक जर्नल नीड एनवायरनमेंट है, तो उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं वो इनहेंस होती हैं, उनकी स्किल्स जो हैं वो इनहेंस होती हैं। तो मकसद क्या है इंक्लूजन का?
अब यूनेस्को ने या यूनिसेफ ने या ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और उन्होंने लॉ बना दी है, और लॉ से और रिसर्च से ये प्रूवन है कि व्हेन चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड लर्न विद बेसिक एजुकेशन, जो नॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट है, जब उस पे वो लर्न करते हैं तो उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा इनहेंस होती है। और ये टू वे के गिव एंड टेक है। इसमें ना सिर्फ जो जर्नल एजुकेशन सिस्टम के बच्चे हैं वो लर्न करते हैं, वो क्या लर्न करते हैं, वो टॉलरेंस लर्न करते हैं, वो एम्पथी लर्न करते हैं, वो ये लर्न करते हैं कि इन स्पेशल चिल्ड्रन के पास भी कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं, और वो थैंकफुलनेस उनके अंदर आती है, शुक्रगुजारी आती है, जो कि बहुत जरूरी है इस माशरे में। हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिफरेंसेस कर रहे थे। तो इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट ऑफ स्पेशल नीड्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा लर्न करते हैं, उनके पास बेनिफिट्स होते हैं बहुत ज्यादा, उनके पास टॉलरेंस होता है, वो टॉलरेंस, और जो दूसरे बेसिक नॉर्मल एजुकेशन फील्ड में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको वो क्या करते हैं, वो डिफरेंसेस जो होते हैं उनको टॉलरेंट करते हैं। यानी वो समझते हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम टॉलरेट कर सकें किसी का ओपिनियन, उसकी पर्सनालिटी, उसकी फिजिकल लुक्स, और इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम और डाइवर्स एंड केयरिंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है। सोसाइटी में इंक्लूजन से और इंक्लूसिव क्लासेस से फ्रेंडशिप, केयरिंग एटीट्यूड, एम्पथी डेवलप होती है। लोगों के अंदर डिफरेंसेस को समझने का और डिफरेंसेस को फेस करने का और डिफरेंसेस को मानने का और उनको किस तरीके से अपनी जिंदगी के साथ अटैच करना है, इस तरह की फीलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा टेलर्ड होती हैं। तो मकसद ये है इंटरनेशनली, अगर आप देखें, मैं इसको पाकिस्तान से भी लिंक करूंगी, साउथ ईस्ट एशिया से भी लिंक करूंगी, लेकिन अभी तक हमारी जो ज्यादा रिसर्चेज हैं हामिद इंक्लूजन में, वो अमेरिका में हो चुकी हैं, जर्मनी में हुई हैं इस पे रिसर्चेज, और उस पर काफी ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी मेंशन किया था कि पाकिस्तान की अभी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट, पुटिंग इन आवर एफर्ट इन एजुकेशन, तो 1.5 करोड़ बच्चा है अभी तक जो नॉर्मल एजुकेशन भी हमारा नहीं हासिल कर सका। तो वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए तो अभी बहुत ज्यादा काम होना है, लेकिन दिस इज अ गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, कि आप इस पॉइंट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि चेंज हमेशा बात करने से आती है। तो हमें इसमें ये है कि जब आप डिफरेंसेस को कम करते हैं, इंक्लूजन में आप जब डिफरेंसेस को कम करते हैं, आप ये रियलाइज कराते हैं जो नॉर्मल क्लासेस हैं उनमें जब स्पेशल चिल्ड्रन जाते हैं तो एक होल डायनामिक पैराडाइम चेंज होता है, बिकॉज चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड कि ये बच्चा स्पेशल नीड का है और इसको किस तरह हमने अकोमोडेट करना है। और स्पेशल नीड बच्चा भी जब एक जर्नल क्लासरूम में जाता है तो वो कैसा फील करता है, जब वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है तो सोशल उसकी टाइज कैसे बनते हैं, सोशल इंटरैक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जिंदगी में आगे जाने के लिए एक नॉर्मल इंसान को भी स्पेशल लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, और स्पेशल जो नीड के बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल जिंदगी में मूव करना चाहिए। तो इसका बहुत ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। हम इसको करेंगे कैसे? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो सबसे पहले इसके लिए समझ आना जरूरी है, टीचर्स को, सिटीजन्स को, पेरेंट्स को, और जर्नल पूरा जो आउटलुक है हमारा, पूरा एक सिस्टम है जो एजुकेशन का, उसमें ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूजन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है एक मेन स्ट्रीम और एक स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन और सिस्टम के लिए। राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छे से समअप किया आपने इन सारे पॉइंट्स को, और गोइंग फॉरवर्ड हम इसी चीज़ पे ही मज़ीद बात कर रहे होंगे कि माशरे के एक आम शहरी के लिए भी, और ख़ास तौर पर वो लोग जो एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका पढ़ने या पढ़ाने से ताल्लुक़ है, जो एजुकेटेड हैं और इन बातों को समझते हैं, आई गेस दे कैन बी और अर्ली अडॉप्टर्स, इन बातों को बड़े जल्दी से और बड़े अच्छे से पिक कर सकते हैं। तो टीचर का एक बड़ा प्राइमरी रोल है इस पूरी गेम में कि अगर हमें स्टूडेंट्स को ये बात समझानी है कि इंक्लूजन कैसे है, तो टीचर एक बहुत अच्छा और अहम रोल प्ले कर सकते हैं।
तो यहाँ मैं आपसे मज़ीद बात करना चाहूँगा इस टॉपिक पे कि टीचर्स के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिन पे काम करके वो अपने एटलीस्ट एक क्लास को रूम के एनवायरनमेंट को मज़ीद इंक्लूसिव बना सकते हैं और बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा कर सकते हैं कि सिर्फ इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि आपने मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस करनी है, उसमें फिर आपके स्पेशल नीड्स के बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें आपकी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं। अगर एक बच्चा किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जो कि फिट इन नहीं कर रहा उस क्लासरूम में जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो उसको इंक्लूड करना भी, उसको भी अच्छे से लेके चलना, ये भी पार्ट है इंक्लूजन का। तो इस बारे में हम मजीद जानना चाहेंगे कि मैम सादिया, आपका तजर्बा इस हवाले से क्या कहता है? जी हामिद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं इसकी डिटेल बताने से पहले आपको मैंने एक रेफर किया था नॉवेल लास्ट टाइम, वंडर, जो कि अमेरिका का बेस्ट सेलिंग नॉवेल था बाय R.J. Palacio। तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड, उससे बहुत ज्यादा एक मैसेज ओरिएंटेड है, मोटिवेशन है ऑडियंस के लिए भी, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो नॉवेल था ये एक मदर ने लिखा है जिनका नाम है R.J. Palacio। और वो जो मदर थी वो अपने बच्चों को, अपने 11 ईयर ओल्ड और 12 ईयर ओल्ड बच्चों को लेके पार्क में गई, तो वहां उन्होंने देखा कि जब बच्चे उनके खेल रहे थे तो उस टाइम उनके पास एक बच्ची बैठ गई विद स्पेशल लुक्स। सो जब उसने उन बच्चों को देखा, उस बच्ची को देखा, द वन हु इज सिटिंग ऑन द बेंच इन द गार्डन, तो उस मदर के दिल में बहुत अजीब से ख्यालात आए। उन्होंने सोचा कि व्हेन माय चिल्ड्रन विल कम बैक आफ्टर प्लेइंग, यानी मेरे बच्चे जब वापस आ जाएंगे खेल के तो वो कैसा रिएक्ट कर देंगे, वो कैसा रिएक्ट करेंगे इस बच्ची को देख के। और वो माँ को अप्रीहेंशंस आ रही थी, माँ के पास ये डाउट्स आ रहे थे कि मेरे बच्चे जो है इसको देख के रिएक्ट करेंगे या रो पड़ेंगे या कुछ भी ऐसा रिएक्ट करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इसके बारे में अप्रीहेंसिव हो गई। और फिर क्या हुआ कि वाकई जब वो बच्चे वापस आए तो उन्होंने रिएक्ट किया, एक बच्चा रोना शुरू हो गया उसकी शक्ल देख के। तो इस पे बेस करके उस मदर ने, जो कि R.J. Palacio है और ये बेस्ट सेलिंग नॉवेल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, नॉवेल लिख दिया जिसमें वंडर, और उसमें जो है वो मेन कैरेक्टर था ऑगी। ऑगी के पास भी स्पेशल लुक्स थी फेस की। तो ऑगी जो था एक मेन कैरेक्टर था जिसके पास स्पेशल लुक्स थी, और उसकी जर्नी फिर दिखाई कि उसकी मदर ने 5th ग्रेड तक उसको नॉर्मल स्कूल में नहीं भेजा। 5th ग्रेड तक उसको जब नॉर्मल स्कूल में नहीं भेजा तो वो उसके बाद जब वो नॉर्मल ग्रेड स्कूल में गए 5th ग्रेड के बाद, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े स्कूल में। उसमें फिर पहले तो ये ऑगी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलती है, मेन जो कैरेक्टर है जिसकी स्पेशल लुक्स है, यानी उसका जो फेस है ना वो डिफॉर्म है, नॉर्मल नहीं है। तो उसको जब वो लुक्स मिलती थी या वो देखता था, लोग उसको देखते थे, तो वो माँ के पास भी बहुत इनसिक्योरिटी थी। तो ये आप सोचेंगे माँ और पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी और वो बच्चा किस टॉर्चर से गुजरता है कि वो स्पेशल है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो उस नॉवेल में वो उनके जो क्लासमेट्स थे, टीममेट्स थे, उसके जो ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो टॉक करते हैं और वो कम्युनिटी को पोर्ट्रे किया है बहुत जबरदस्त कि कम्युनिटी ने कैसे स्ट्रगल की ऑगी के लिए, कि ऑगी को वो राइट था उसका वो दिलाने के लिए किस तरह कम्युनिटी ने हेल्प किया। इसमें हमने जो लेसन लर्न किया ना हमें, जब ये लोग पढ़ेंगे तो इसमें एम्पैथी, कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस, यानी लोगों को ये पता चलेगा कि जो सोसाइटी के अंदर 3 बेसिक ट्रेड्स जरूरी हैं, उसके ऊपर उसमें एम्पैथी, उसमें कंपैशन और एक्सेप्टेंस। अब एम्पैथी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पुटिंग योरसेल्फ इन समवन्स शूज, यानी कि आप देखेंगे अगर आप उस जगह पे मौजूद होते तो आप क्या करते। आपके अंदर कंपैशन यानी हमदर्दी का जज्बा किसी के लिए कैसे पैदा होता है, एक्सेप्टेंस आप कैसे करते हैं। दीज आर 3 बेसिक ट्रेड्स, किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए ये ट्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हामिद यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये रिसर्चेस तो अभी हो रही हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में ये बातें बता दी गई हैं और ये कंप्लीट कोड बता दिया, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फोकियत नहीं। द ओनली डिफरेंस इज योर डीड्स। तो कुरान पाक ने, इस्लाम ने ये बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बहुत पहले दे दी हैं
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटीज ने इनको उस तरह फॉलो नहीं किया, लोगों ने उस पर बात नहीं की। स्कॉलर्स का काम था, एजुकेटेड लोगों का काम था, टीचर्स का काम था, हम जैसे आप जैसे लोगों का काम था। अब हम तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जितना भी इसको फैलाएं, बताएं सोसाइटी को, न्यू जनरेशन को, तो ये कोई इसमें जो है वो कोई भी वो नई चीज नहीं है। लेकिन हम क्योंकि इस पे डिस्कस नहीं करते, कुरान पाक को हम उस तरह पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तो हमारे अंदर कंपैशन, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस वो नहीं है लेवल। तो उसमें सबसे जो एंड पे मैसेज इसमें आपको मैं देना चाहूंगी हमें, जो कि मोटिवेशनल है बहुत ज्यादा, कि व्हेन अल्लाह पाक हैज क्रिएटेड यू इन अ डिफरेंट वे, जब अल्लाह पाक ने आपको फर्क बना दिया, शक्ल में हो सकता है, इंटेलिजेंस में हो सकता है, आईक्यू में हो सकता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, आपका कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट ब्लेंड इन व्हेन यू आर बोर्न टू स्टैंड आउट। यानी कि जब अल्लाह ताला ने या कुदरत ने आपको फर्क बना दिया ना, तो फिर आप आम लोगों में ब्लेंडिंग नहीं हो सकते, आम लोगों में आप ब्लेंडिंग नहीं हो सकते। सो दीज आर सुपीरियर पीपल, दीज आर स्पेशल पीपल, अल्लाह ने इनको स्पेशल बनाया है, उनको हमें यूं लेना चाहिए कि बहुत स्पेशल लोग हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे अभी आपने बताया कि हमें ये मैसेज आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने दे दिया कि जो बर्तरी का मयार है वो सिर्फ और सिर्फ तकवा है, वो किसी का रंग या उसका अरबी अजमी होना। सो रेसिज्म और ये जो हमारी नस्ली तासुब और ये सूबाई और कौमी और ये सारे तासुबात की जड़ तो इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ही उखेड़ के रख दी थी। सो इसी बारे में अल्लामा इकबाल का भी एक रेलिवेंट शेर है कि इकबाल जब अमल पे बात करते हैं तो इकबाल तो ये भी कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके अपने पर्सनल ट्रेड्स क्या हैं, आप उनको किस तरह से पॉलिश करते हैं और उनको अपनी सोसाइटी के सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट जो कि मैम सादिया इमरान ने भी मेंशन की, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आई गेस हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स इसको इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि एम्पैथी, कंपैशन और एक्सेप्टेंस, ये एक ऐसा कंप्लीट सेट बन रहा है कि अगर हम लोग इस सेट को अपने अंदर डेवलप कर लें, इसको अपने अंदर इंजेक्ट कर लें बाय एनी मींस, तो हमारी जिंदगी के आधे मसले मसाइल तो शायद वैसे ही हल हो जाएंगे जब हम पूरी दूसरे के बारे में सोसाइटी में रेवोल्यूशन आ जाएगा। शायद हामिद, एक सोसाइटी में भी रेवोल्यूशन आ जाएगा कि अगर ट्रेड्स जो है वो ऐसे हों तो। एग्जैक्टली। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये तीनों ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में मैम सादिया इमरान एक एक टर्म के बारे में भी आई गेस काफी देर बात कर सकती हैं, बिकॉज़ शी हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस थिंग्स। सकते हैं हम इस पे एक प्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे यहाँ एक चीज याद आ रही है, थोड़ा सा प्रोग्राम को इनफॉर्मल रखते हुए, मेरा जो अपना पहला लाइव सेशन था दैट वाज ऑन टॉपिक ऑफ एम्पैथी। So there is a very good friend of mine. He asked me, "KG, I want to talk about empathy. So who is available?" And I said, "Okay, fine. I'm gonna talk about this particular thing." And I talked about empathy. So that's how my career in media and whatever in all those things so you started. can refer to your audience about that program. आप वो program उनको refer कर दें ताकि वो सुन लें empathy के बारे में. जी बिल्कुल. That particular program is available on Sharu YouTube channel. You can find the title of importance of empathy, right? So that's there. So अब अभी हम अपनी conversation को आगे continue रखते हैं और मैम हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में इन चीजों पर जी आपने जो क्वेश्चन किया था about teachers role in inclusion, उस पे मैं अब जाती हूँ कि टीचर का क्या रोल है इसमें जो है वो। सबसे पहले तो हमने इस पे बात की कि जो टीचर्स को भी और एजुकेटर्स को भी, एजुकेटर्स जितने भी हैं उनको एक तो समझना चाहिए कि इंक्लूजन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में हमने इसकी तो टर्म को पहले समझना है कि हम अपने माशरे में या अपनी सोसाइटी में किस तरीके से इंक्लूजन ला सकते हैं। और इंक्लूजन ना सिर्फ स्कूल्स में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, कॉलेजेस में होता है, बल्कि वर्क प्लेस पे भी और हर जगह पे इंक्लूजन होता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको समझना है कि उसको हम किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स में और अपने जो है हमारा जो एरिया है उसके अंदर जो भी हमारी एक्सपर्टीज है उसमें किस तरह इंक्लूजन को हम
कर सकते हैं। इसमें एक रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की, जर्मनी के साथ है ये एक, इसमें जो है वो एनिकी मारिया एंड मेरेल ने एक बहुत रिसर्च की है, क्योंकि मैं उनका ज़ाहिर है काम पढ़ के और उनकी चीजों को रिसर्च करके कर रही हूँ, तो इट विल बी अनफेयर कि अगर मैं उनका नाम शेयर ना करूं। तो उसमें ये वो कह रहे हैं कि वो टीचर्स और रिसर्चर्स जो की हैं, हमेशा टीचर्स को ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करें इन द क्लासरूम। यानी एक टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर तरह का बच्चा जो है वो, आप जरूरी नहीं कि वो इंक्लूजन या वो स्पेशल नीड का हो, बल्कि एक नॉर्मल जो बच्चा है जिसमें मिक्स एबिलिटी है, उसको एक टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि उसको अकोमोडेट करें इन द क्लासरूम। तो जो टीचर का रोल है, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीचर की जो अपनी पॉजिटिव एबिलिटी है या थिंकिंग पावर है, वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस होल प्रोसेस को या तो फैसिलिटेट करेंगे या हिंडर करेंगे। ठीक है, तो टीचर का रोल सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, नो मैटर, ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टीचर का रोल, लेकिन जो की रोल है वो टीचर का है, और उसमें फिर पूरी कम्युनिटी की हेल्प आ जाती है। तो उसमें हमने टीचर का जो रोल है टुवर्ड्स इंक्लूजन, वो हमें चाहिए कि पॉजिटिव हो। सबसे पहले जो टीचर का रोल है टुवर्ड्स इंक्लूजन, वो पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। यानी एक टीचर अवेयर हो इन ट्रेड से, जो 3 बातें हमने की हैं, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, एंड थर्ड थिंग हमने क्या बात की है जिसके बारे में, कंपैशन। यानी ये चीजें जो है टीचर के अंदर भी ये तमाम ट्रेड्स मौजूद होने चाहिए, और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा तो वो मेक डिफरेंस नहीं कर सकेगी। तो टीचर का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा की है। अब हम आ जाते हैं कि दुनिया में यूनेस्को ने या यूनिसेफ ने बहुत से लॉज पास किए हैं इसके ऊपर, इंक्लूजन में और टीचर के रोल के ऊपर। तो ये एक होल पैराडाइम चेंज है, यानी ये आपकी थिंकिंग का, आपकी सोच का जो जाविया है वो बदलती है। यानी सबसे पहले तो आपने अपनी जो सोच है उसको चेंज करना है। यानी आपने सोचना है कि किस तरह से एक स्पेशल नीड बच्चे, और आपने किस तरीके से डिफरेंसेस को कम करना है कि वो मेन स्ट्रीम के साथ पढ़ेंगे। तो जब तक टीचर का माइंड खुद इस चीज को मानेगा नहीं, इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ये चीजें प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्लास में। तो उसकी ये माइंड चेंज करने के लिए क्या जरूरत है, ट्रेनिंग्स की, अवेयरनेस की, उसको लिटरेचर पढ़ाया जाए, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन की, ताकि उनका माइंड ब्रॉडन हो और ये चीज वो एब्जॉर्ब कर सकें कि इंक्लूजन कैसे प्रैक्टिस की जाती है क्लासेस में। हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, करनी चाहिए कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, ये तमाम प्रोसेस से जब टीचर्स गुजरेंगे तभी वो इंक्लूजन को प्रैक्टिस कर सकेंगे। सबसे पहला स्टेप है उनके माइंड को चेंज करना, उनके माइंड को फ्रेम करना, जो कि हर एक तब्दीली का, हर एक इनकलाब का फर्स्ट स्टेप है, टू टॉक अबाउट दैट थिंग एंड टू उनको चेंज करना। तो रिसर्च ने ये प्रूव किया है, डिफरेंट रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर है, इट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन द होल प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें बहुत से हर्डल्स भी हैं हामिद। हर्डल्स ये हैं कि लैक ऑफ क्लियर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अगर आपके पास टारगेट ही कोई नहीं है, आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, तो ऑब्वियसली सिर्फ अगर टीचर मोटिवेटेड होगा, टीचर पॉजिटिव होगा, तो उसको तो पता नहीं। तो ये होल सिस्टम में आपने जब चेंज लेके आनी है, तो आपने क्या लेके आना है, आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप वो इम्प्लीमेंट करा सकें, आपके पास एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, एम्स नहीं है, आपके पास होमवर्क नहीं हुआ, आपको पता नहीं है पूरा कि कितने बच्चे हैं इंक्लूजन में, किस तरह से जरूरी है उनको, कितनी टाइप्स ऑफ वो बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से आपने केटर करना है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है टीचर्स के अंदर, और उनके पास हाउ टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव क्लासरूम की ट्रेनिंग नहीं है। तो ये कुछ हर्डल्स हैं। तो सबसे बेसिक चीज तो मैंने डिस्कस किया टू कट शॉर्ट कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द टीचर, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें ये चीजें जो है, हर्डल्स जो हैं, वो इसको इफेक्टिवली नहीं होने देते।
तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या लेना है उसके लिए हमें? सबसे पहला स्टेप जो आप लेंगे वो आप कहेंगे कि आपकी जो है वो ओवरऑल सपोर्ट आपको नीडेड है इन द सिस्टम। पूरा जो सिस्टम है उसमें आपने थिंकिंग अबाउट सपोर्ट चाहिए आपको। तो ये आपकी थिंकिंग सबसे पहले क्या होगी, कम्युनिटी से चेंज होगी। कम्युनिटी में पेरेंट्स आते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, और जो जो लोग एजुकेशन के साथ लिंक्ड हैं, और इसमें पॉलिसी मेकर्स भी आते हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट्स आते हैं, आपके मिनिस्टर्स आते हैं। इन सब की क्या होनी चाहिए, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी। उनको बताया जाएगा कि ये टॉपिक क्या है, इस पे किस तरह काम हो सकता है, इस पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा होमवर्क होने की जरूरत है। तो इसमें फिर आप जब क्या करेंगे, आप सपोर्ट देंगे पूरे सिस्टम में, पूरा सिस्टम सपोर्ट देगा इस इंक्लूजन को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उसको सपोर्ट प्रोवाइडिंग करनी है और ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिससे लोग सेफ फील करें और वो उस एनवायरनमेंट में फिर इफेक्टिवली सीख सकें। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने थिंक करना है कि किस तरह सपोर्ट इफेक्टिवली इस सिस्टम में प्रोवाइड होगी, और फिर ये एनवायरनमेंट इस तरह का बनेगा, कंजीनियल एनवायरनमेंट बनेगा, सेफ एनवायरनमेंट बनेगा, ताकि ये लर्निंग टेक प्लेस होगी। उसके बाद जब आपने अवेयरनेस दे दी ना हमें, तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, पॉलिसी मेकिंग का। एग्जैक्टली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। अब इंटरनेशनली तो पॉलिसीज बन चुकी हैं, लेकिन अब वो आपने, जैसे हमारा मुल्क है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको भी इसको अपने मेन करिकुलम का या मेन तालीम के पार्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि जी हमने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी कोई तरीका सोचा है कि उनको किस तरह से बगैर रिस्ट्रिक्शन के कम से कम उनको हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ाया जा सके। तो उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि मेन स्ट्रीम के साथ इंक्लूजन को जोड़ा जाए, किस तरह से उनको मिलाया जाएगा, क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी, क्या हमने उसके लिए, और एक उसके लिए क्या करना है, आपने उसको आपने मैंडेटरी करना है, यानी एक्ट बनाना है एक ऐसा कि उसमें आपने उसको पार्ट ऑफ द एक्ट बना देना है कि ये चीजें आपने करनी है अपनी क्लासरूम्स में। इसमें आपने जो है वो क्योंकि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज नीड की जरूरत होती है, स्टूडेंट को इंडिविजुअलाइज नीड की जरूरत होती है। ये सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन को नहीं होती, बल्कि एक मेन स्ट्रीम में हर बच्चा एक मिक्स एबिलिटी रखता है, उसको भी स्पेशल सुपरवाइज नीड की जरूरत होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसमें आई गेस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, फिर हम इसकी एक्टिविटीज और उसकी हम स्ट्रेटजीज पे चलते हैं। जी बिल्कुल जी। इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी इस डिस्कशन को थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे मैम ने अभी जिक्र किया कि हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। क्लासरूम इट्स ऑन सेल्फ एक पूरा इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम के कुछ विजिबल एक्टर्स हैं और कुछ इनविजिबल एक्टर्स हैं। तो उसके विजिबल एक्टर्स में तो स्टूडेंट्स और टीचर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाकी के स्टेक होल्डर्स भी हैं जिनमें उस इदारे की पॉलिसी बनाने वाले लोग भी शामिल हैं, उस इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल हैं, और उस मुल्क के जो पॉलिसी एक्ट्स बनाने वाले लोग हैं वो लोग भी शामिल हैं। उस मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उस मुल्क की इंक्लूजन को लेके क्या ख्यालात हैं। एंड देन कम्स द इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएन एंड ऑल दोस बॉडीज जो कि इन चीज़ों पर काम कर रही हैं। सो ऑल दो स्टेक होल्डर्स नीड टू कम टुगेदर एंड कम अप विद अ वेरी कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क कि जिस पे काम करते हुए इन चीज़ों को बड़े आसान इक़दाम में सरअंजाम दिया जा सके। सो बहुत अच्छे से कंक्लूड किया मैम ने इस चीज़ को। यहाँ हम अपने कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हैं। ऑल्दो इन क्वेश्चंस में से काफ़ी सारी बातें मैम ऑलरेडी आंसर कर चुकी हैं। मैम हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारी मीडिया टीम की मेंबर हैं अरफा अराबी। शी इज़ आस्किंग कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एंड अवेयर ओवर लीडर्स, बिकॉज नॉर्मली लीडर्स आर पीपल जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो शी इज़ ट्राइंग टू आस्क कि अगर हम अपने इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे से गाइड करते हैं और फिर बाकी की चीज़ हम उनके कंधों पर डालते हैं कि बाकी के लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और वो उनको ये बात समझाते हैं, सो हाउ वी कैन अचीव दिस। जी, उसके लिए तो हमें एक पूरा मैप बनाना पड़ेगा, एक पूरा रूट मैप बनाना पड़ेगा। उसके लिए जिस तरीके से हमने अवेयरनेस दे रहे हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस पे बात करेंगे, जैसे शाहरुख कर रहे हैं, द लैंग्वेज हाउस कर रहे हैं। इसमें हमने जब अवेयरनेस देनी है लोगों को, तो उन तक हमारी मीडिया इज अ वेरी इफेक्टिव थिंग। मीडिया के थ्रू हम बहुत ज्यादा अपनी वॉइस को
उठा सकते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको रेस करके हम हायर जो है हायरार्की है, जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है, उस तक पहुंचा सकते हैं, उनके साथ हम कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पूरा एक अपना मैप बना के जाना पड़ेगा, एक पूरी रिसर्च करके, अपना पूरा काम करके, जिस तरह से मैंने किया है, शाहरुख ने इस टॉपिक के ऊपर पूरा किया है रिसर्च, तो फिर हम इस पे बात कर रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका पूरा एक मैपिंग बना के एक सोल्यूशन निकाल के पूरा बताए कि ये जी रूट मैप है हमारा, इस पे हम अगर चलेंगे तो हम इस तरीके से ये कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है। और उसके साथ फिर हम जो हायर हायरार्की है उसके साथ हम मीटिंग, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं फेडरल के या प्रोविंशियल हैं, उनसे हम मीटिंग करें, उनको हम पहले एक पूरा अपना एक भेजें, एक अपना प्रपोजल बना के भेजें कि जी हमने ये काम किया है इस पे, और इस पे इंक्लूजन पे ये काम होने की जरूरत है, और अगर हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास टीम ऑफ एक्सपर्ट हैं जो कि कर सकते हैं इसको, अगर आप इसको पार्ट ऑफ द करिकुलम बनाए मेन पार्ट का, और उसको किस तरह एड्रेस करना है तो हम उनको करें, तो आई एम श्योर कि वो जरूर हमारी बात सुनेंगे और इसको जो है वो इफेक्टिवली वो कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन वो अगर हम उनको कहते रहें, सुनते रहें वो ये बात, और उसको हम इफेक्टिवली उनको करें, तो जरूर इंशाल्लाह हम ये बिल जो है वो पास करा सकते हैं अपनी पार्लियामेंट में, और हम जो है उन तक कम से कम ये कि फर्स्ट स्टेप ये कि अपनी आवाज को बार बार उन तक पहुंचाते रहें, ताकि जो स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन है इनकी जो है वो एजुकेशन नीड्स जो है वो पूरी हो सके। एग्जैक्टली यहाँ मैं अपने लिसनर्स को बताता जाऊँ कि हमारे जो इस टाइम पैनल पे दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, सो माई सेल्फ हामिद सईद एंड मैम सादिया इमरान इज देयर। सो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी पॉलिसी सर्कल्स में बहुत इन हैं, जो कि पॉलिसी को समझते भी हैं, हाउ टू मेक पॉलिसी, हाउ टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ टू गेट इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड टू गेट दैट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। सो हम लोग अगर इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसका आसान सा मतलब यही है कि वी आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स फिक्सिंग ऑल दीज इश्यूज। और आप सब लोगों के इस कंसर्न का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की हमें इसी तरह से सपोर्ट चाहिए होगी, आपके मशवरे चाहिए होंगे, एंड डेफिनेटली दीज थिंग्स आर ऑन अवर एजेंडा, और इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दिस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और अपनी कन्वर्सेशन को हम अभी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ माजिद कादरी साहब का एक बहुत अच्छा कमेंट है जो कि इंक्लूजन से रिलेटेड भी है, और ये आई गेस हर ह्यूमन बीइंग पे इक्वली इम्प्लीमेंटेबल है और एप्लीकेबल है। सो ही इज सेइंग कि डेवलप अ कल्चर ऑफ थैंक्स एंड गिविंग, कि हमारे इदारों में एक ये कल्चर भी होना चाहिए कि हमारे अंदर एक जेनरोसिटी और एक ग्रेटिट्यूड भी पाया जाना चाहिए हमारे बच्चों के अंदर। सो वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। यहाँ मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मैम विद योर परमिशन मैं अपने गेस्ट्स को बताना, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली आई वाज अटेंडिंग अ ट्रेनिंग एट IBA कराची। सो देयर हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उनका मानना ये है कि ग्रेटिट्यूड में पूरी की पूरी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि कि इस टॉपिक पे पूरी की पूरी मास्टर्स लेवल की डिग्री होनी चाहिए। सो आई टोटली एग्री विद कमेंट ऑफ माजिद कादरी साहब। जी हामिद, आपकी ऐड करने के लिए वर्ड का, आपने ये सुना है ना, अगर इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ले तो शुक्रगुजारी जो है ऐसी चीज है कि उससे अल्लाह पाक इतना नवाजते हैं इंसान को कि उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं शुक्र अदा करूं, मुझे शुक्र करना है। और जिस दिन अल्लाह पाक कहते हैं कि हमें सही तरह से शुक्र करना आ जाएगा ना, तो आप सोचें कि हमारी इतनी नेमतें बढ़ जाएंगी ना, जिसमें हम फबी अही आला है रब्बी कुमा तो का ज़बान कह लें या कोई भी। तो ये थैंकफुलनेस पे जो उन्होंने बात की है ना, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है कुरान में, हदीस में, और अगर हम रिलीजन को पढ़ें तो इतने कमाल, लेकिन हमने वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। हम बच्चों को वो, जैसे अब लेकिन टॉडलर्स जाते हैं ना स्कूल में, जब प्री स्कूल के बच्चे होते हैं तो उनको बात बात पे बताया जाता है से थैंक यू, से जजाक अल्लाह, से दिस, क्योंकि उनके अंदर ये चीजें पैदा हो कि आपने कहना है। और एक और चीज सॉरी करना, ये गलती मानना, तो उसके साथ ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को ट्रेड करने में। तो आई डू एग्री कि आप ये जो कह रहे हैं कि डिग्री होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री से पहले हामिद कि हम अपना दीन, अपना रिलीजन, अपनी चीजों को अगर सही तरह से समझें, प्रैक्टिस करें, तो इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जैसे मैम ने एक आयत मेंशन की कि फबी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तो कुरान पाक की एक और आयत में ही अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजारी के लिए राग़िब कर रहा है, ये कह के कि वला इन शकरतुम ला यज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा।
तो इसी हवाले से जो कुछ सूफिया कराम हैं उनकी तालीमात रही हैं, तो वो एक जुमला बड़ा अक्सर कहते मिलेंगे, आप इनकी किताबें पढ़ लें या इनकी तालीमात देख लें, तो वो ये कहते नजर आएंगे कि अगर आप बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप अपने रब का शुक्र भी अदा नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सीरियस बात है और थैंक यू माजिद कादरी साहब, आपने इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट किया। इंशाल्लाह इस पे हम एक पूरा का पूरा सेशन भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा वापस आएंगे अपने इंक्लूजन के टॉपिक की तरफ, बिकॉज आज हमारे लिसनर्स प्राइमरीली इस चीज़ पे जानने के लिए आए हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे इंक्लूजन की एक पर्टिकुलर डायमेंशन है जिस पे मैं बड़े अरसे से बात करना चाह रहा हूँ। सो इनिशियली आई वाज प्लानिंग अ सोलो सेशन मे बी कि मैं इस पे एक सेशन कर देता, लेकिन आप मौजूद हैं तो आई गेस दैट्स द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट दिस थिंग। और ये डायमेंशन किसी रेसिज्म या किसी और चीज़ पे या बच्चे की स्पेशल एबिलिटीज पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। पिछले दिनों फेसबुक पे एक मीम गर्दिश कर रहा था। फेसबुक एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सोशल मीडिया, तो अगर एक चीज़ वहाँ गर्दिश कर रही है सो दैट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। और वो मीम ये था कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में बाकी सब बच्चे पार्टी का प्लान बना रहे होते थे और मैं ये सोच रहा होता था कि अगर इनकी पार्टी का प्लान बन गया तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ये मीम मैंने देखा और बिलीव मी इसने मुझे बहुत ज़ोर से किया। मुझे आई actually got to recall all those moments of my own school time and college time and university time, जहाँ बहुत से बच्चे सिर्फ पार्टी करने आए होते थे। जी, वो सिर्फ पार्टी करने आए होते थे, घर से उनका पढ़ने पढ़ाने से कोई खास ताल्लुक नहीं होता था। लेकिन उस एटमॉस्फेयर में एक वो बच्चा जो कंपैरेटिवली एक थोड़े उससे कम सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, वो अपने आप को बहुत मिसफिट फील करता है। और हम जो क्लास का एटमॉस्फेयर है, इवन हमारे टीचर्स उस बच्चे को इंक्लूड नहीं करते। हमारे क्लासरूम्स में इंक्लूजन का वो निज़ाम नहीं पाया जाता। टीचर्स बड़े मज़े से कह देते हैं कि जी आज पार्टी होगी और हर बच्चा 1,000 रुपया जमा करवाएगा और टोटल हमारे 60 बच्चे हैं, 60,000 हो जाएंगे और 60,000 में हम पार्टी करेंगे। बट एट दैट वेरी टाइम वो टीचर शायद ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे के लिए ये एकदम से 1,000 रुपया पे करना कोई आसान बात नहीं है। ये कोई इसमें रेसिज्म नहीं है, इसमें कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। वो 60 के 60 बच्चे बिल्कुल एक ही तरह के हैं, इक्वली ब्लेस्ड हैं, उनको सब कुछ दिया होगा अल्लाह ताला ने। लेकिन ये एक अदर डायमेंशन है जो कि सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन है। तो आई नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स और मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स इस तरह से भी सोचना शुरू करें कि हमें अपने क्लासरूम्स में, अपनी वर्क प्लेसेस पे, अपनी हर उस जगह पे जहाँ पे एक सोशल गैदरिंग होती है, हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी बनाना है कि अगर कोई बंदा लेस इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो भी अपने आप को इक्वली कंफर्टेबल फील करे। उसको ऐसा ना लगे कि मैं किसी गलत गैदरिंग में आ गया हूँ या मेरा यहाँ कोई काम नहीं था या वो वहाँ चुप चुप करके बैठे या छुप के बैठे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुदरत ने आपको नवाजा है, आप खुल के खर्च करें, लेकिन ये जो एक शो ऑफ का कल्चर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पैदा हो गया और ख़ास तौर पर हमारे तालीमी इदारों में पैदा हो गया है। सो वी एज टीचर, एज ट्रेनर, एज एंटरप्रेन्योर, एज पीपल हु हायर पीपल, वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। अदरवाइज क्या होगा कि कल को ये चीज़ें भी एक बहुत बड़ा टैबू बन जाएंगी, बहुत बड़ा जिन बन जाएंगी, जैसे कि अभी स्पेशल नीड्स बन गई हैं। अदरवाइज किसी के पास स्पेशल नीड्स होना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, लेकिन आज लोग उस टॉपिक पे बात भी करना चाहते हैं। तो आई गेस वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बहुत रिलेटेबल, बहुत सेंसिटिव और बहुत रिलेटेबल आपने बात की। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा बच्चों का और पेरेंट्स का भी इशू है। मैं अपनी एग्जांपल यहाँ पर कोट करूंगी कि मेरे बच्चे तीनों एलजीएस से पढ़े हैं, लाहौर ग्रामर स्कूल से, लेकिन वो एक उस्ताद के बच्चे थे। शायद फिर हम अफोर्ड ना कर सकते वहां पढ़ना, क्योंकि वो उस्ताद के बच्चे थे तो उनको कंसेशन मिला और वो पढ़ गए वहां पर, जो अल्लाह का करम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां पे बहुत ज्यादा मुझे भी फेस करना पड़ता था इशू कि वो बच्चे जो थे वो 500 रुपीज या ज्यादा पैसे या पार्टीज में बहुत ज्यादा पैसे लाते थे और एवरी डे वो लेके आते थे पॉकेट मनी। और मेरे बच्चे जब घर आते थे तो वो भी मुझे कहते थे कि हमें दें। अब मैं तीनों बच्चों को इतनी तो पॉकेट मनी दे नहीं सकती थी, तो आई मेक देम रियलाइज कि बेटा यू आर
द सन ऑफ अ पुअर टीचर। एक उस्ताद के आप बच्चे हो बेटा, तो आपको इतना ही पॉकेट मनी मिलेगा जो एक आपको अमाउंट हमने बता दिया, एंड यू हैव टू लिव। तो इसमें हमें एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है ना, आपने जो आपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी है, उसमें पेरेंट्स का और कम्युनिटी का बहुत ज्यादा रोल है। आप टीचर्स का तो कह रहे हैं, बिल्कुल टीचर्स का बहुत रोल है कि वो ये नजर रखें। जैसे अभी मैं आपको इंक्लूजन की स्ट्रेटजीज में बताऊंगी कि इंक्लूजन के लिए बच्चे की फाइल मंगाई जाएगी और उसको देखा जाएगा, उसका केस स्टडी किया जाएगा। इसी तरह हर इंडिविजुअल, जब बच्चा 22 या 25 बच्चे आपकी क्लास में बैठे होते हैं, तो टीचर का ये फर्ज है कि वो उनकी केस स्टडी करे, उसको पता चले। और वैसे जर्नल बातों से ये पता चल जाता है कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, उसके पेरेंट्स कितनी स्ट्रगल करके उसको भेज रहे हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो जब पार्टीज के लिए भी एलोकेट करे चीजें, तो इस तरह कर दे ताकि वो हो भी जाए काम। और पता नहीं, जैसे कि हम जैसे क्लासेस में करते थे तो देख लेते थे कि किस बच्चे के पास शायद वो कोशिश करके भी ना वो कर सके, या उस्ताद का बच्चा है, तो हम कम से कम उसको पेपर प्लेट्स या स्पून्स कह देते थे कि आप ले आए, और वो ड्रिंक्स ले आए। और बाकी बच्चे जो कर सकते हैं अफोर्ड, वो क्योंकि वो खिला सकते हैं तो वो लेके आए पार्टी में, वो कुछ छोड़ ले आए। इस तरह करके इंक्लूजन हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि ये जो आपने पॉइंट रेज किया है कि इस पर बात होनी जरूरी है। वो जो बच्चा अकेला कोने में बैठा है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, आज वो भूखा है, लंच नहीं लेके आया, तो उसको किस तरीके से अकोमोडेट करेंगे। इसमें फिर वही बात आ जाती है हमें एम्पैथी की, एक्सेप्टेंस की, टॉलरेंस की, कंपैशन की। ये चीजें अगर होंगी तो फिर ये तो एड्रेस हो ही जाएंगी चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है। और एग्जैक्टली आपने जैसे अभी मेंशन किया कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो वी नीड टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस थिंग, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हमने इसको बड़े इंक्लूसिव वे में ही लेकर चलना है। और ना सिर्फ क्लासरूम के एनवायरनमेंट में बल्कि अपनी वर्क प्लेसेस पर भी। वर्क प्लेसेस पर भी ऐसा ही होता है कि जब आप खाने की टेबल पर बैठते हैं लंच टाइम में या डिनर टाइम पे, तो एक ही कंपनी में सीईओ भी होते हैं और उसी कंपनी में एक वो वर्कर भी होता है जो शायद डेली वेजेस पे होता है, उसकी बहुत कम तनख्वाह होती है। सो वी नीड टू मेक एन एनवायरनमेंट जहाँ हर कोई इक्वली रिस्पेक्टेड फील करे। खाने की टेबल पर ऐसा ना हो कि जो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं उनका कोई अलग विंग बना होगा, वो वहाँ बैठे होंगे, मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे होंगे, और वो लोग जो बेचारे नहीं सही से कमा रहे उनको हमने देश निकाला दिया होगा। तो ये चीज़ हमें अपने ऑफिसेज में, अपने कल्चर में जो ऑफिसेज का है, वर्क प्लेसेस का है, वहाँ पर भी इसको ठीक करने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। राइट, सो कमिंग बैक टू पॉइंट, जी हमें जो ये चीज बता दी है कि क्राइटेरिया पैसा, दौलत या माल नहीं होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए, यानी कि इंसान को जज करने का क्राइटेरिया उसका पैसा, दौलत या माल नहीं होना चाहिए। उसको जज करने का क्राइटेरिया उसका इंटेलेक्ट, उसका दिमाग, जिसकी वजह से वो सुपीरियर है। अल्लाह ने बनाया अशरफुल मखलूकात, और उसके कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमेशा अपनी बच्चों को, अपनी यूथ को, इवन अल्लाह पाक ने जिन पे करम किया या फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल है, वो भी अपने बच्चे, अच्छे पेरेंट्स हमेशा कैरेक्टर पे काम करेंगे। अपने बच्चे को ये ट्रेड सिखाएंगे कि बेटा ये कोई आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है, अल्लाह की देन है। तो वो उस जो है वो तरह से बच्चे की परवरिश करेंगे तो वो बच्चा एक अच्छा इंसान और अच्छा शहरी बनेगा। अदरवाइज ये पैसे का ज़िया करना, दे देना, ये करना, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। ऐसा ही है। मैं यहाँ पे एक एरिस्टोटल का एक कोट ऐड करना चाहूँगा। इकोनॉमिस्ट इस कोट से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की फील्ड में आई गेस पहले लेक्चर में ही ये कोट रटा दिया जाता है कि एरिस्टोटल कहते हैं कि थिंग्स आर ऑफ नो वैल्यू, दे आर मेयरली यूजफुल। तो थिंग्स जो हैं वो उनकी वैल्यू नहीं है कोई, दे आर मेयरली यूजफुल। तो उनको वहीं तक रखें, उनको इतना सर पर सवार ना करें कि जी ये इनकी कोई वैल्यू है। सो इसी चीज़ में आगे एक बड़े अच्छे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने एक और चीज़ ऐड की कि सो व्हाट ऑफ वैल्यू इज ह्यूमन पोटेंशियल। थिंग्स आर मेयरली यूजफुल बट व्हाट ऑफ वैल्यू इज ह्यूमन पोटेंशियल, एंड थिंग्स व्हाट आर डॉर्मेंट इन अस एट दिस मोमेंट। और वो यही चीज़ें हैं जो कि एम्पैथी, कंपैशन और एक्सेप्टेंस, कि ये चीज़ें हम में थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन पे गर्द पड़ती गई और ये ह्यूमन पोटेंशियल से ये चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो गई। सो वी नीड टू री एड दैम।
क्योंकि अगर ये चीजें होंगी तो फिर ये वाले इश्यूज आएंगे ही नहीं, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये सब इश्यूज रेज होंगे। सो जी हामिद, इसलिए दैट्स हमें रियली कूल स्ट्रॉन्ग थिंग। कैरेक्टर के, बुलंद किरदार के, जिसकी खुदी की बात इकबाल करते हैं, जो हम कहते हैं उस तरह के लोग चाहिए, उस तरह की जनरेशन बनानी है। एग्जैक्टली फिर इनकलाब आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जैक्टली कि हम इन कैरेक्टर पे, इन ट्रेड्स पे काम करें, और फिर वो खुदी को बुलंद कर, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर जी तकदीर से जी, पहले खुदा कि बंदे हद से तक खुद देर से पूछे, पहले। बता तेरी रजा क्या है, वो हो जाएगा हिसाब। मैम यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी हमारी एक लिस्टनर्स ने क्वेश्चन किया था कि हम अपने जो लीडर्स हैं उनको कैसे अवेयर कर सकते हैं, या लीडर को कैसे अवेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी इकबाल का ही एक शेर सुनाना चाहूंगा। तो इकबाल कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। सो अगर आपके जो मीरे जी कारवान साहब हैं, जो आपके लीडर हैं, जो पूरे कारवान को लेकर जा रहे हैं, अगर उनका सुखन ही दिल नवाज नहीं है, जान पुरसोज नहीं है, वो क्या कहते हैं कि इंक्लूसिव नहीं है, वो लोगों को इंक्लूड नहीं करते, वो लोगों को साथ लेकर नहीं चलते, तो फिर ये काफिले नहीं चलेंगे। राइट, लेकिन तो हामिद, एक यहाँ लीडर पे मैं की तो ये कह दूं, कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज है। हामिद ये जी कह दूं कि पवस्ता रे शजर से उम्मीदें बाहर रख, कहते हैं अच्छा काम करते रहें, आप अपनी उम्मीद पे जारी रखें, आप काम करते रहें। वो कभी तो नरम होगी ना जी जी, मट्टी, कभी तो उनका दिल पवस्ता जो है वो थोड़ा सा नम हो जाएगा। लेकिन हम अपना काम अच्छा जारी रखें और इस पर स्ट्राइव करते रहें। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे जो लिसनर्स हैं वो लाइक भी कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन को, और उनके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। वो मैम सादिया इमरान को स्पेशली थैंक्स कह रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस ऑफ यू गाइस, आप लोगों के सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। तो मैम थैंक यू अब सो हम बेसिकली अपनी कन्वर्सेशन को, जो हमारी स्ट्रेटजी से रिलेटेड कन्वर्सेशन है, उसकी मच। जी तरफ आते हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा और उसके साथ ही मैं अपना क्वेश्चन लिंक करूंगा, एंड देन आई विल हैंड ओवर माइक टू यू, फिर आप इस पे आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा इस तरह से है कि पाकिस्तान में नॉर्मली हमारे यहाँ एक कल्चर पहले पाया जाता था इंटर्नशिप और इस तरह की चीज़ों का, और बच्चे ज़माने तालिब इल्मी में ही पार्ट टाइम जॉब्स भी करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि अगर वो बच्चा जो अपने सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से क्लास में फिट इन नहीं कर पा रहा, तो उसके पास भी कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होती थी और वो फिट इन कर जाता था। और सब रिस्पेक्ट करते थे इस चीज़ को कि ये काम करता है, काम को रिस्पेक्ट किया जाता था। और ये कहा जाता था कि जो अपनी साइकिल पर आता है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि अब्बा जी की दी हुई गाड़ी पे आ रहा है। ये हमारा कल्चर था। आज हम देख रहे हैं कि ये कल्चर हमारे जो गोरा साहब हैं उन्होंने अपना लिया है। उनकी यूनिवर्सिटीज में बच्चे साइकिल पर आते हैं, आज भी आते हैं। जर्मनी में देख लें, यूएसए में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, उनको कोई इस तरह के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उन्हें कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो तो बड़े मजे से आते हैं। उनके बच्चे, उनके मिलियनियर्स बिलियनियर्स के बच्चे पिज्जा हट्स पे, पिज्जा शॉप्स पे जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम। उन्हें तो ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे को ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, और दैट इज वाई हमारा बच्चा फिट इन नहीं करता। हमारा बच्चा उस एटमॉस्फेयर को इंक्लूसिव नहीं बना पाता। तो इस सवाल की रोशनी में भी और जेनेरिकली भी थोड़ा सा आंसर कीजिएगा कि हमारे पास अब क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं कि जिसको लेके हम अपने एटमॉस्फेयर को इंक्लूसिव बना सकते हैं। दैट कैन बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लासरूम एंड दैट कैन बी एटमॉस्फेयर ऑफ अ वर्क प्लेस। सो जी जी जी, बहुत डीप और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हामिद आपने। अगर मैं इसकी क्लासेस में देखूं इम्प्लीमेंटेशन, तो मैं अगर छोटी छोटी एक्टिविटीज पे बात करूं, तो जो हम इंक्लूजन के लिए यूज कर सकते हैं एक्टिविटीज, उसमें हम डिफरेंट जी, गेम्स के थ्रू लर्निंग करा सकते हैं। गेम्स आर वेरी नाइस इंपॉर्टेंट। गेम्स में हम नाइस। कार्ड गेम्स कर सकते हैं, बोर्ड गेम्स कर सकते हैं, क्लासरूम गेम्स जी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करने के लिए और ऑडियंस को प्ले कराने के लिए, स्टूडेंट को लार्जर रोल देने के लिए। उसमें हम उनकी जी सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और उनके साथ हम टीम वर्क कर सकते हैं। टीम वर्क, और ये सिर्फ स्कूल छोटी लेवल्स पे नहीं है, ये हर जगह इम्प्लीमेंट हो सकता है। जूनियर्स पे, सेकेंडरी पे, एलिमेंट्री स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एंड वर्क प्लेस पे भी। जब आप लोगों जी के दरमियान एम्पैथी, कंपैशन और ये ट्रेड्स डेवलप करना चाहते हैं, एक टीम लीडर की जिम्मेदारी है। तो वो क्या करे, वो टीम को ऐसे टास्क दे उनकी स्किल्स के मुताबिक, स्किल्स देखते हुए कि ये मेरा एम्प्लॉई के पास ये स्किल है,
जैसे कि आप भी सीईओ हैं, आपको जी भी पता है, आप टीम लीडर हैं, कि ये स्किल्स जो हैं वो उनके जी पास हैं, पोजेस वो करते हैं, तो मैं अपनी टीम को जब कोई टास्क दूं तो मैं देखूं कि वो स्किल्स उनकी बेस्ट यूटिलाइज हो सके और वो किस तरीके से आपस में एकोमोडेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, किस तरह वो एम्पैथी से, कंपैशन से, कंसिडरेशन से, एक्सेप्टेंस से वो काम करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंट है कि उनको जो है वो ये स्किल्स सिखाई जाएं जिंदगी के लिए, सोशल स्किल्स इनको हम कहते हैं, जो कि हम कोलैबोरेशन से, राइट क्रिएटिविटी से, कम्युनिकेशन से और क्रिटिकल थिंकिंग से हम उनको सिखा सकते हैं, 4 C's, जो कि न्यू इनोवेटिव स्किल्स हैं। ठीक है, इस पे भी हम 4 C's पे जी भी हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं हामिद। तो अब ये हमारी जो बेसिक श्योर चीजें इसमें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। जी कम्युनिकेट करके राइट आप डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, आप इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं अभी, और हम कितने इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जी पॉइंट आउट कर रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं, और उससे दिमाग जो है वो लोगों की जी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी, चीजें एब्जॉर्ब होंगी, सेटल होंगी, एंड देन द होल पर्सनालिटी विल चेंज। तो ये कम्युनिकेशन से बहुत जी होता है, और कोलैबोरेशन से आपकी बहुत सी स्किल्स जो है वो सामने आती हैं। जब आप टीम वर्क करते हैं, राइट मिलके काम करते हैं, आप टारगेट्स अचीव करते हैं, आपने कोई असाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है, आपने कुछ काम करना होता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, तो कोलैबोरेशन से आप बहुत, और छोटे बच्चे भी कोलैबोरेट करने से बहुत स्किल्स सीखते हैं। वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना जी सीखते हैं, कम्युनिकेट करना सीखते हैं, बात करना, किस तरह अपोलोजाइज करना है, एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे ये काम लेना है, थैंकफुलनेस आ जाता है, जी आपके गिल्ट आ जाता है। ये तमाम चीजें जो है, ट्रेड्स जो है वो आपके इन प्रैक्टिस होते हैं। अच्छा जी, जी अब हम जो टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं स्ट्रेटजीज जो बताऊंगी वो ये है हामिद, कि सबसे पहले तो जी आपने फर्स्ट टास्क ये करना है कि आपने अपने बच्चों को जानना है, गेट टू नो योर स्टूडेंट, ठीक आपके है लर्नर। एक टीम लीडर के लिए भी ये जरूरी है कि वो जी जब टीम लीड करता है तो वो अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, उनको जाने, उनसे कनेक्ट करे। कनेक्शन इज वेरी जी जी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट करना उनसे। तो आपने जी एक स्पेशल नीड के लिए, यो इंक्लूजन के लिए आपने क्या करना है कि उसका केस मैनेजर जो है, उस बच्चे का जो बैकग्राउंड जी केस जो डील कर रहा है, उसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, बात करना है और उसकी केस समझने की कोशिश करनी है। जैसे किसी बच्चे को कोई बिल्कुल मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बच्चा एस्टमेटिक होगा, ठीक है, उसको मेडिकल बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई स्टेमने का प्रॉब्लम होगा, और ऑब्वियसली बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल का प्रॉब्लम होता है कि हर बच्चे का कंसंट्रेशन फर्क होता है, उसके लर्निंग स्टाइल्स फर्क होते हैं। तो आपने उसकी जो जी केस है उसको स्टडी करना है, उसको समझने के लिए, और उससे कनेक्टिविटी बनानी है, अपनी कनेक्ट करना है उसके साथ। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये हो जाएगा कि आपने राइट कोशिश करनी है कि आपने इंप्लीमेंट करना है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग राइट है यूडीएल। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया पे इस पे बहुत काम हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम मिनिमाइज करते हैं बैरियर्स। हम बैरियर्स जो है, जी लर्निंग के जो बैरियर्स है वो कम से कम करते हैं। हम इस तरह से ठीक है इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज, समझ के बच्चों की बैकग्राउंड को, कि उनकी लर्निंग इनहैंस हो। इसमें जी हम ये जो यूटीएल का एक यूनिवर्सल डिजाइन है हामिद, ये जी गार्डनर की जो थ्योरी है ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर बेस करता है। जी जो गार्डनर की थ्योरी है कि राइट जी हर इंसान के पास, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस है। जैसे आप देखिए, कुछ कुछ बच्चे जो है वो लैंग्वेजेस पे बड़ा अबू रखते हैं, लैंग्वेजेस जल्दी से पिक कर लेते हैं, जी सीख जी लेते हैं। कुछ ऑडियो विजुअल होते हैं, कुछ जी जो होते हैं कैनेस्थेटिक होते हैं, कुछ बिल्कुल हैंड्स ऑन होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी से, जी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो काम करना सीखते हैं। कुछ मैथमेटिकल माइंड होता है, इम्प्रिंट हो जाता है उनके माइंड में। बिल्कुल कुछ होते हैं पिक्टोरल, तस्वीरें जी देखते हैं और तस्वीरें उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं। तो ये जो गार्डनर की थ्योरी है ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो ये कहता है कि हर इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो फर्क है। उस थ्योरी के ऊपर ये बेस करता है यूडीएल। इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है और इस पे जी लिटरेचर भी है। इस पे अगर टीचर सीखना चाहे तो उस पर हम एक वर्कशॉप कर सकते हैं कि किस तरह हमने यूनिवर्सल एक जो श्योर है वो बनाना है, करिकुलम और डेवलपमेंट करनी है इसके ऊपर, डिजाइन के ऊपर। जी इसको आप जी 3 तरीके से टीचर्स को चाहिए कि आप करें। एक तो आप रिप्रेजेंटेशन करें, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन करें, यानी जो आपने राइट अपने
तैयार किए हुए हैं इंस्ट्रक्शन के मवाद, उसमें आपके पास रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कार्ड्स हो, ऑडियो विजुअल हो, आपके पास प्रॉप्स हो, आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेशक वो आप एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत कमाल होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्शन और एक्सप्रेशन का मौका हो, यानी बच्चों के पास ये मौका हो कि जो आप एक डिजाइन उनको दे रहे हैं, बच्चे उस पर एक्ट करें और एक्सप्रेस करें, अपने ओपिनियंस दें। ठीक है, जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरह उनका एक्सप्रेशन जो है वो सामने आता है। और तीसरी चीज इसके अंदर होनी चाहिए कि एंगेजमेंट होनी चाहिए। एक्टिविटीज आप ऐसी बनाएं जिससे बच्चे एंगेज हो। अगर आपके पास ये तीन चीजें होंगी, रिप्रेजेंटेशन, एक्शन एंड एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट, ये अगर आप तीनों चीजें देंगे तो आप काफी क्लोज होंगे यूनिवर्सल डिजाइन के, क्योंकि यूनिवर्सल डिजाइन जो है वो बैरियर्स को कम करता है, बैरियर्स को खत्म करता है। और इस पे बहुत जरूरी है कि टीचर्स को एक और मैं सजेशन दूंगी कि वो अपने लेसन्स जो हैं उनको दोबारा से देखें। अगर वो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अपने लेसन्स को रिकॉर्ड करके दोबारा देखें और उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, सोचेंगे जी इस चीज पे इस बच्चे ने यूं रिएक्ट किया है, अगर मैं उसको यूं करती तो ये मोर इफेक्टिव होता। सेल्फ रिफ्लेक्शन से टीचिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। और आप सेल्फ रिफ्लेक्शन किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे मैं अपनी ऑडियो से वीडियो सुनती हूँ, मैं देखती हूँ अपनी मिस्टेक्स कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। जो बड़े बड़े लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, कासिम अली शाह है, उनकी आप सुने, वो भी कहते हैं कि जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था तो मैं अपनी ऑडियो सुनता था और देखता था कि जी क्या गलतियां मैंने की, उसको मैंने इम्प्रूव किया विद टाइम। तो टीचर्स भी अपनी स्ट्रेटजीज को इतना इफेक्टिवली ठीक कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फील्ड में। बच्चा स्टडी करने के लिए भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा, वो चीजों को याद करेगा, अपने सोचेगा, उनको लिंक करेगा और फिर वो सीखेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इंजीनियर ऐसे करते हैं, डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, बड़ी बड़ी तादाद बनाते हैं। उसके बाद जो थर्ड चीज हमने करनी है, हमने उनको सपोर्ट करना है इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल से। यानी हमने क्लास में बच्चों को लाइफ स्किल सिखानी है, हमने सर्वे करना है, हमने क्लास में सर्वे करना है कि और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये देखना है कि मेरे बच्चों के पास ये स्किल्स हैं, ये वाली स्किल्स वो लैक करते हैं, हमने एक सर्वे कर लेना है या एक्सपेरिमेंट से हमने देख लेना है और उसके मुताबिक फिर उन स्किल की हमने प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, बोलने की या इस तरह से, इसके ऊपर हम भी एक वर्कशॉप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने चौथी चीज ये करनी है, 5 चीजें हैं बस, थोड़ा सा हम इसको देख देते हैं जल्दी से, कि हमने उनको एंगेज करना है इन कोलैबोरेटिव प्लानिंग एंड टीचिंग, यानी कोलैबोरेट करके काम करना है। टीचिंग में और प्लानिंग में कोलैबोरेशन कैसे होगा कि आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ डिस्कस करें, आप टीचर्स आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, कोलैबोरेट करें और सोचें कि क्या हल है इसका, कि मैंने इस क्लास में ये चीज इस तरह प्रैक्टिस की थी, उसका ये नतीजा निकला, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो कोलैबोरेशन से और प्लानिंग से आपकी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो बात करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में मानना, गलती को इज नॉट अ वीकनेस, लेकिन गलत काम अगर आप करते जाएंगे तो वो गलत है, लेकिन अगर आप अपनी गलती दुरुस्त कर लेंगे तो वो गलती नहीं रहेगी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन पीपल यहाँ पे अफ्रेड करते हैं अपनी गलती मानने से, डिस्कस करने से। वो कहते हैं हम पहले दिन ही परफेक्ट टीचर हैं, हम पहले दिन ही परफेक्ट हैं, ये नहीं होता, वी लर्न एवरी डे। उसके बाद फिर जो 5th पॉइंट है वो हमने जी बस ये खत्म कर लो, फिर आप इसको डिवाइड अप कर दीजिएगा कि हमने डेवलप करनी है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्लान, यानी हमने क्लास में डिस्प्ले कर देनी है इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी ये मेरे रूल है, आपने इस तरह पढ़ना है, आपने रेज हैंड करना है, सवाल पूछना है, आपने हर एक को मौका देना है बात करने का, आपने स्पेशली अपने रूल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर देने। और मैनेजमेंट, जैसे किसी भी फर्म को चलाने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट जो फर्म होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिक पे बेस्ड हो लेकिन फर्म हो, लेकिन फ्लेक्सिबल भी हो साथ। और अगर टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है बच्चे को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सेपरेटली उससे बात करे अपने कंसर्न्स के बारे में, बच्चे को लहदा बुला के अपने कंसर्न्स बताए कि ये वीकनेसेस हैं बेटा, ये इस तरह है, और ख्याल रखते हुए सब चीजों का उस पे वो वर्कआउट करे। तो ये कुछ स्ट्रेटजी जो हमने डिस्कस की हैं हामिद, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव हो सकती हैं। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने वंस अगेन बड़ा थॉट एनालिसिस था, और ये जो आपने 5 स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर इन पर हम वाकई ही अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी कन्वर्सेशन के दौरान मैं नोटिस कर रहा था, जैसे आपने मेंशन किया कि हमारे यहाँ गलती करके उसको मानने का एक इकोसिस्टम जो है ना वो अब ख़त्म होता जा रहा है।
तो उस हवाले से मैं अपने लिसनर्स को एक बात बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसान की सरिश्त में शामिल है। सो गलती करना ये कोई बहुत बड़ी या बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करके अकड़ जाना ये इंसान की सरिश्त में शामिल नहीं है। तो हमारे लिसनर्स बहुत समझदार हैं और वो समझ गए होंगे कि गलती करके अकड़ कौन जाता है, और जो गलती करके नहीं अकड़ता वो इंसान होता है, वो हज़रत इंसान है। और वो हमारी बेसिक ट्रेट है कि हम गलती करते हैं और हम गलती करके नादिम होते हैं और फिर हम उसको ठीक करने की तरफ अपनी सारी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, क्योंकि इसी तरह से ही हम इंक्लूजन को भी अचीव करेंगे। अगर हम अपने आप को ही मिस्टर और मिस परफेक्ट समझते रहेंगे तो फिर तो हम कभी भी किसी की तरफ एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैम ने मेंशन की कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो अपने लिसनर्स के लिए मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारी जो इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है, इसमें हमारे पास आरजे राना उमैर साहब आए थे, अहमद कुरैशी साहब आए थे जो कि एंकर पर्सन हैं, इसके अलावा माई ओन सेल्फ हामिद सईद जो कि आरजे के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी टॉक्स में, अपनी कन्वर्सेशन में अपने लिसनर्स को बारहा यही बात बताई है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को भी सुनें। आप जो खुद बात कर रहे हैं उसको आप दोबारा से सुनें, आप जो पढ़ा रहे हैं उस करिकुलम को रीविजिट करें, ताकि आपको अपनी गलतियों का भी एहसास हो और नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करें। और अगर किसी पॉइंट पर आप लेस इंक्लूसिव थे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको बेहतर कर लें। सो मैम ने बड़े अच्छे से समराइज़ किया इस बात को। बस उसमें आई जस्ट वांटेड टू ऐड दीज 2 सेंट्स। मैम की बातें तो खैर डॉलर्स में थी, मैं तो सिर्फ सेंट्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनली एक चीज़ जो हम सब ने, नॉवल शॉवल तो चले हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन एक चैप्टर है जो हम सब लोग अपने इंटरमीडिएट के दौर में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने तमाम लिसनर से कि एक दफ़ा वो चैप्टर फिर दोबारा पढ़ लें, तो आपको बड़ी सारी बातें समझ आ जाएंगी कि वो स्पेशल नीड्स हैं क्या, वो क्यों बेचारा फेल हो रहा है, वो किसी का गला खराब है, किसी का पेट खराब है, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, तो भाई उन सबको भी तो इंक्लूड करके चलना है ना। वो भी तो जीते हामिद, जागते अगर ये इंसान है, अगर उनके नॉवल साथ पढ़ नहीं मसले हैं। सकते ना, हामिद अगर ये नॉवल पढ़ नहीं सकते, जी इसकी जी, मूवी भी है वंडर की, वो देख लें, वो आसान होगी तो समझ आ जाएगी। वंडर दैट्स की मूवी ग्रेट, भी है। दैट्स ग्रेट। ये आपने हाँ। बहुत अच्छा किया, और ये आपने बहुत अच्छा किया, मेंशन कर दिया। सो इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स के साथ इसका लिंक वगैरह भी शेयर कर देंगे। और फाइनली मैं इस बात को बस यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा कि बीइंग अ टीम प्लेयर, हैविंग सॉफ्ट स्किल्स इज़ वेरी क्रूशियल। दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन से ऑप्शनल, नो वे, इट इज़ वेरी क्रूशियल। ये ऑप्शनल नहीं है। आप आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जेडी उठाकर देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन, या उनकी लीडरशिप की जो क्वालिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो उठाकर देखें। सो बीइंग अ टीम प्लेयर एंड हैविंग सॉफ्ट स्किल्स इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं हैं, आप जितने मर्जी महान हैं, आप जितने मर्जी कलाकार हैं, वो सारी बातें साइड पर, अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकते। सो दैट थिंग इज़ रियली क्रूशियल। और हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें जो 17th गोल है जहाँ पे उस चीज़ को कंक्लूड किया गया है, फाइनल क्रक्स दिया गया है, दैट इज़ कोलैबोरेशन फॉर गोल्स। कि आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करना सीखें, टीम अप करना सीखें, मिल के चलना सीखें, एक इंक्लूसिव वर्ल्ड में, एक कनेक्टेड वर्ल्ड में कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए काम करना सीखें। सो ये सारी बातें ये बड़े सारे इल्म व हिकमत के मोती मैम सादिया इमरान ने आज हमारे साथ शेयर किए। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई मीन इट। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मेरे लिए भी आज मेरे इल्म में भी इजाफे का बाइस बनी, एंड आई रियली होप कि हमारे लिसनर्स के इल्म में भी इजाफे का बाइस बनी होंगी। सो थैंक मैं यू सो तहे मच दिल से हामिद। मशकूर मैम सादिया इमरान आपका। मैं तो इतनी नहीं हूँ लाइक हम्बली, मैं तो अभी लर्नर हूँ, सीख रही हूँ जिंदगी से। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो मैं कहती हूँ कि नॉलेज मुझे दिया है उसको पूरा मुझे मुकम्मल अच्छा और बढ़ा दे नॉलेज, और जितना भी मैं बेनिफिट कर सकूँ इंशाल्लाह कम्युनिटी को और सर्विस दे सकूँ अपने लोगों को। ख़ासतौर पे वुमेन के लिए मैं बहुत वरीड होती हूँ कि उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपनी स्ट्रेंथ समझने के लिए बहुत काम होने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप स्टे ट्यून रहें, हम लैंग्वेज हाउस में भी बहुत से सेशन करेंगे सॉफ्ट स्किल के ऊपर इंशाल्लाह और वुमेन के लिए, तो इंशाल्लाह हम इस पे आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आमिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे लिसनर्स के लिए आई रियली वांट टू एंडोर्स द लैंग्वेज हाउस। आप लोग उनकी ट्रेनिंग्स और उनकी जो सर्विसेज हैं हमको ज़रूर अवेल करें। मैम चाहते हैं इमरान इज़ डूइंग रियली ग्रेट। और आप इनके जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके लिए भी साइन अप कर सकते हैं। आप मैम से आई गेस मिल भी सकते हैं इनके ऑफिस में। आई गेस बिकॉज ऑफ कोविड आजकल चीज़ें थोड़ी ऑनलाइन ज़्यादा जी चल रही जी हैं। और इसके अलावा हमारे जो ये लाइव सेशंस हैं शादी के प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह हम इसको भी कंटिन्यू रखेंगे।
हमारे तमाम लिसनर्स की समातों का, चाहतों का, मोहब्बतों का, कमेंट्स का, दुआओं का, हर चीज़ का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट सेशन में अपने किसी अमेजिंग गेस्ट के साथ, या मे बी वंस अगेन मैम सादिया इमरान के साथ ही, डिपेंडिंग अपॉन हर अवेलेबिलिटी एंड अप्रूवल। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच हामिद, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। वो जैसे बंद करते हैं।